प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन आदर्श या अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत प्राकृतिक संसाधनों और जनसंख्या के संतुलन पर आधारित है। संतुलन होने पर जनसंख्या अधिकतम सुख व समृद्धि प्राप्त कर सकती है। वास्तव में आदर्श जनसंख्या वह है जिसके द्वारा अधिकतम मानव कल्याण हो सके। आप इसका अभिप्राय समझे। जनसंख्या के अनुपात में साधन उपलब्ध हो जिससे वहाँ की जनसंख्या अपना जीवन सुख सुविधाओं युक्त जी सके। उनकी जो दैनिक जो आवश्यकताएं हैं वो उससे आराम से पूरी हो जाए, वह जनसंख्या अनुकूलतम कहलाती है। स्वास्थ्य, चिकित्सा, आवास, परिवहन, ये सभी साधन उसी अनुपात में उनको उपलब्ध हो, वह अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत कहलाता है। अर्थात जितने वहाँ की जनसंख्या है उसी अनुपात में वहाँ प्राकृतिक संसाधन होने चाहिए। अनुकूलतम जनसंख्या का विचार सबसे पहले सिज्विक महोदय ने अर्थशास्त्रियों के समक्ष रखा था, यद्यपि उसने अनुकूलतम शब्द का प्रयोग जब नहीं किया था। बाद में कैनन, डाल्टन, रॉबिन्स तथा कार्ल सैंडर्स आदि ने इसकी उचित व्याख्या की है। वास्तव में यह सिद्धांत माल्थस के सिद्धांत की कमियों को दूर करके ही प्रस्तुत किया गया था। अनुकूलतम या आदर्श शब्द का प्रयोग सबसे पहले कैनन महोदय ने किया था। बाद में अन्य विद्वानों ने इसकी व्याख्या की है। इसके बाद डाल्टन महोदय के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय देती है। इनका यह अभिप्राय माना गया है कि वास्तव में सब चीज़ आय से ही जुड़ा रहता है। अगर प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होगी तो वह जनसंख्या अनुकूलतम रहेगी, क्योंकि उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। फिर रॉबिन्स के शब्दों में रॉबिन्स महोदय ने यह बताया कि वह जनसंख्या जिसे अधिकतम उत्पादन संभव होता है अनुकूलतम या सर्वोत्तम जनसंख्या है। इनसे अभिप्राय है कि भाई जो प्रोडक्टिविटी सबसे बेहतर हो वह अनुकूलतम जनसंख्या हुई। इसके बाद कार्ल सैंडर्स महोदय के अनुसार भी आदर्श जनसंख्या वह है जो अधिकतम कल्याणकारी हो। इसका अभिप्राय कि वहाँ की जनसंख्या उच्च सुविधाओं युक्त अपना जीवन यापन कर पाती है, वह अनुकूलतम जनसंख्या है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि कष्टदायक होती है, परंतु ऐसा सदैव नहीं होता। जनसंख्या ह्रास भी सदैव लाभदायक नहीं होता। माल्थस ने कहा था जनसंख्या, उन्होंने बताया था कि भाई गुणोत्तर अनुपात में वृद्धि होती है, खाद्य आपूर्ति अंकगणित अनुपात में होती है, तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। और उसने फिर नेगेटिव चेक्स बताए जिसके कारण से जनसंख्या संतुलित हो पाती है, पर वह धारणा भ्रामक थी, सटीक नहीं बैठ रही थी। तो अनुकूलतम जनसंख्या वालों ने निम्न विचार अपने व्यक्त किए हैं। यदि किसी प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों का विकास करने के लिए जितनी जनसंख्या चाहिए उतने व्यक्ति उस प्रदेश में नहीं रहते हैं, तब तक वह प्रदेश जनसंख्या विहीन माना जाएगा। अर्थात कम जनसंख्या भी है उसका भी उन्होंने नुकसान बताया कि जनसंख्या के अनुपात में संसाधनों के अनुपात में जनसंख्या उपलब्ध न होना भी गलत है। सेकंड, इस अवस्था में जनसंख्या वृद्धि से लाभ होगा। थर्ड, जब जनसंख्या आर्थिक क्षेत्रों में अधिकतम उत्पादन की सीमा को पार करके बढ़ेगी तो यह वृद्धि अहितकारी होगी। अब उत्पादन में
उत्पत्ति हार्स नियम लागू होता है, इनके अनुपात में जनसंख्या के अनुपात में संसाधन उपलब्ध नहीं होना तो अनुकूलतम जनसंख्या नहीं कहलाएगी। और इस अवस्था में प्रदेश में जनाधिक्य की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, यानी संसाधन कम और जनसंख्या अधिक होने को जनाधिक्य की संज्ञा इन्होंने दी है। अब अनुकूलतम बिंदु या आदर्श बिंदु इस सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। अनुकूलतम बिंदु उस चरम बिंदु को तलाश करना है जिसके एक ओर जनाधिक और दूसरी ओर जन शून्यता की स्थिति होती है। इसका अभिप्राय है जनसंख्या संसाधनों की मात्रा में कम रहे तो वो जन शून्यता हुई, और जनसंख्या संसाधनों की तुलना में अधिक हो तो वो जनाधिक कहलाया। इन दोनों के बीच में जो इन्होंने अनुकूलतम बिंदु बनाया, इसके लिए इन्होंने एक सूत्र गुर या फॉर्मूला का प्रयोग किया। इसमें m = a - o/o, जिनका शाब्दिक अर्थ है m से अभिप्राय असंतुलन बिंदु है, a एक्चुअल पॉपुलेशन या वास्तविक जनसंख्या है, और o ऑप्टिमम पॉपुलेशन या अनुकूलतम जनसंख्या है। अब इस सूत्र के अनुसार आप यह समझें, यदि पहला बिंदु यदि असंतुलन शून्य है तो जनसंख्या अनुकूलतम है, मतलब असंतुलन है ही नहीं, 0 है तो मतलब जनसंख्या क्या होगी, ऑप्टिमम होगी, अनुकूलतम होगी। दूसरा, यदि m या असंतुलन धनात्मक है तो जनसंख्या अधिक है, और यदि तीसरा बिंदु असंतुलन ऋणात्मक है तो जनसंख्या न्यून है। तो इनके अनुसार जनसंख्या का यह अनुकूलतम बिंदु ही स्थिर नहीं रहता, बल्कि विकास के साथ साथ यह बदलता भी रहता है। किसी क्षेत्र में अनुकूलतम स्थिति कब थी, इस तथ्य को इन्होंने ग्राफ द्वारा बड़े सरल तरीके से समझाया है। उदाहरण स्वरूप आप देखें, किसी क्षेत्र के लिए जनसंख्या तथा औसत आय का संबंधित वर्षों में स्थिति निम्नलिखित रही है। अब जनसंख्या लिख दी इसने करोड़ों में, और प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय इन्होंने लिखी है। तो पहले जनसंख्या जैसे इन्होंने बताया 2 करोड़, और प्रति व्यक्ति औसत जो वार्षिक आय है वह है 5। फिर जनसंख्या हुई 4 करोड़, प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 8 होगी। जनसंख्या होगी 6 करोड़, प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 11। जनसंख्या 9 करोड़, प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 13। जनसंख्या 12 करोड़, प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20। जनसंख्या 15 करोड़, प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 18, और जनसंख्या 18 करोड़, प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 19। अब उपरोक्त आलेख से यह स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश की प्रति व्यक्ति औसत अधिकतम आय 12 करोड़ की जनसंख्या पर थी। उसके बाद प्रति व्यक्ति वार्षिक आय गिरी है। अतः वर्तमान संसाधन विकास स्तर पर उक्त प्रदेश के लिए जो 12 करोड़ जनसंख्या है वह अनुकूलतम या ऑप्टिमम पॉपुलेशन है। यदि जनसंख्या 12 करोड़ से कम होगी तो वह न्यूनतम कहलाएगी, और अगर जनसंख्या 12 करोड़ से अधिक होगी तो वह जनाधिक कहलाएगी। तो आप इस सिद्धांत के बारे में आपने अध्ययन किया, इसका भावार्थ आप आराम से समझ लो। कोई भी जो प्रदेश है वहाँ की संसाधनों के अनुपात में जनसंख्या पाई जानी ही अनुकूलतम जनसंख्या है। जो लोग अपना जीवन कल्याणकारी समृद्धकारी रूप से जी पाए उसको अपन अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं। उनका जो सारा पोषण का स्तर, शिक्षा, आवास, निवास, ये जो सारी चीज़ें, इसे अपन अनुकूलतम जनसंख्या
कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, कल आप अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत का विस्तृत विवरण लिख करके लाएंगे। धन्यवाद। ना